नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे द्विवेदी युगीन कवियों का वर्गीकरण। किस प्रकार से द्विवेदी युग में कवियों का वर्गीकरण किया गया, कौन कौन कवि शामिल है, और देख लेते हैं आज की क्लास में। क्योंकि जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, द्विवेदी युग से संबंधित हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने जब द्विवेदी युग की शुरुआत की थी तो हमने देख लिया था उनमें किन दो पत्रिकाओं का जो है विशेष योगदान रहा। द्विवेदी युग के अंतर्गत नागरिक पाषाणी सभा काशी और सरस्वती पत्रिका का किस प्रकार से योगदान रहा, सभी तथ्यों को हमने, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण तथ्य है, उनको हमने देख ही लिया था। तो आज की क्लास में हम कर लेते हैं द्विवेदी युगीन कवियों का वर्गीकरण। द्विवेदी युग के समस्त कवियों को जो मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से दो वर्ग है? वे है द्विवेदी मंडल के कवि, यानी कि उन्हें अनुशासन की धारा के कवि भी कहा जाता है। नोट है, आपको ध्यान रखना है, द्विवेदी युग के ऐसे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में रहकर जो अपना रचनाएं लिखी है, कार्य किया है, वे अनुशासन के धारा के जो कवि माने जाते हैं। और अन्य जो ये कवि है, ये द्विवेदी मंडल के अंतर्गत शामिल है। या तो फिर अनुशासन धारा के कवि कह लो या फिर द्विवेदी मंडल के कवि कह लो, एक ही बात है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे वर्गों के वाले कवि रहे हैं द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि, या फिर स्वच्छंदतावाद के कवि कहा जाता है। तो स्वच्छंदतावादी धारा के जो कवि रहे हैं द्विवेदी मंडल के बाहर के कवियों को कहा जाता है। और द्विवेदी मंडल के कवि जो अनुशासन धारा के कवि रहे हैं, उनमें कौन कौन कवि शामिल है, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि द्विवेदी मंडल में इनमें से कौन सा कवि शामिल नहीं है। क्योंकि आजकल जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछने का पैटर्न है थोड़ा बदल चुका है, समझ बेस के आधार पर प्रश्नों को पूछा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कौन द्विवेदी मंडल के अंतर्गत आते हैं, कौन भारतीय हिंदू मंडल के अंतर्गत आते हैं, कौन इनसे बाहर मंडल के बाहर के कवि शामिल है। तो सभी कवियों को आप लोगों को रिवाइज कर लेना है। तो द्विवेदी मंडल के कवियों में शामिल है, वे है महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे और श्रीधर पाठक। फिर उसके बाद है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय। ये रामचरित्र उपाध्याय, ये 7 कवियों को आपको ध्यान रखना है, बार बार रिवाइज करना है, द्विवेदी मंडल के कवियों में शामिल है। फिर बात कर लेते हैं हम सबसे पहले एक एक कवि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको भी हम साथ साथ करते हुए चलेंगे। फिर स्वच्छंदतावादी के जो कवि हैं उनको भी हम जो है एक एक कवियों को करते हुए चलेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जिनके तथ्य रहे हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में तो हर परीक्षाओं में प्रश्न आपको देखने को ही मिले होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो इनका जो जन्म है ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ, ये आप सभी को पता है। मृत्यु 27 दिसंबर 1938 ईस्वी में रायबरेली में ही हो गई थी। उसके बाद देख लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं। इनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं वो मौलिक रचनाएं भी है और अनुदित गद्य व पद रचनाओं की संख्या 80 मानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भारतेंदु जी की जो रचनाएं है वे 70 के लगभग मानी गई है। इस प्रकार से संख्या पूछी जाती है, जैसे कि कई बार परीक्षा में पूछ ले जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी है, तो 300 कहानियाँ उन्होंने लिखी है। तो इस प्रकार से जो तथ्य परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको मैंने साथ साथ इंक्लूड किया हुआ है। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा तथ्य है, भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से लेख, ये यहाँ पर थोड़ा भाई टाइपिंग मिस्टेक हो गया, और अन्य जो तथ्य का वो आगे चल के हम कर लेंगे। देख लेते हैं आगे। इनकी सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट तथ्य है, ये काटा है इसलिए ये गलत नहीं है, इसलिए मैंने नहीं काटा। तो ये तथ्य हमें आगे देखने को मिलेगा, वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी, इसलिए ये मैंने यहाँ पे स्किप किया है। बढ़ते हैं आगे। मौलिक रचनाएं जो रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, वे है काव्य मंजूषा, अबला विलाप, कविता कलाप, सुमन 1923 की, कन्याकोब्ज, संपत्ति शास्त्र। संपत्ति शास्त्र वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है? नागरी तेरी यह दशा, जो देवनागरी हमारी लिपि है, हिंदी भाषा है, उसके संबंध में ये रचित
ये रचना लिखी है। उसके बाद देख लेते हैं इनकी अनुदित रचनाएं। तो अनुदित रचनाओं में शामिल है कुमार संभव सार, संस्कृत के कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव महाकाव्य से अनुदित रचना है। 1902 में इसका अनुवाद किया इन्होंने। उसके बाद जो है गंगा लहरी और ऋतु तरंगिणी, ये तीनों रचनाएं जो हैं इनकी अनुदित है, यानी कि अनुवाद करके जो है लिखी है। और ये इनकी जो रचनाएं है, ये 8 रचनाएं हमने देख ली थी। काव्यम मंजूषा, काव्यम अबला विलाप, अबला है भाई ये, और कविता कलाप, सुमन, कन्याकुब्ज, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, नागरी तेरी यही दशा, ये सभी रचनाएं इनकी मौलिक रचना है। और ये 3 रचनाएं इनकी अनुदित हैं। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, इनके लेख देख लेते हैं कौन कौन से लेख इन्होंने लिखे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो लेख लिखा है, प्रथम लेख है यह, जो क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं। इस लेख से इन्होंने जो है एक प्रसिद्ध लेख लिखा है, जो कि 1913 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया। और उसके बाद जो है आर्य भाषा का कोप सरस्वती में 1914 में प्रकाशित किया गया। उसके बाद देख लेते हैं महत्वपूर्ण इनके द्वारा तथ्य, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बार बार परीक्षाओं में इनसे संबंधित ये तथ्य हमेशा पूछे जाते हैं। तो आदि काल में हिंदी गद्य व पद की भाषा के परिमार्जनकर्ता आचार्य द्विवेदी जी ही माने जाते हैं। इनके पिता रामसाई द्विवेदी को महावीर का इष्ट था और इसी कारण इनके पुत्र का नाम इन्हें महावीर लिखा, जो महावीर यानी कि हनुमान जी के संबंध में कहा है। उसके बाद बात करें आगे, ये प्रारंभ में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म गुप्त यानी कि नाम से सरस्वती पत्रिका में अपनी रचनाएं छापते थे। यानी भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से कौन कवि रचना लिखते थे, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और किस पत्रिका में छापते थे, तो ये सरस्वती पत्रिका में। किस नाम से, भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से। कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इन्होंने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश कहा है। कई बार पूछा जाता है ज्ञान राशि का संचित कोश किसे कहा, साहित्य को किसने कहा, या साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है, यह कथन किसका है, तो महावीर प्रसाद जी द्वारा कहा गया कथन है। बढ़ते हैं आगे, संपत्ति शास्त्र इसके अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक मानी जाती है। किस प्रकार की पुस्तक है संपत्ति शास्त्र, इनकी अर्थशास्त्र संबंधी इनकी रचनाएं दे दी जाती है। और ये पूछ लिया जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की अर्थशास्त्र संबंधी निम्नलिखित में से कौन सी रचना है, तो है संपत्ति शास्त्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य समाहित हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचनावली है उसमें 15 खंड किए गए हैं, जिसमें कि इसमें उसका संपूर्ण साहित्य को समाहित किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इन्होंने काव्य की सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए साहित्य में सरलता, अश्लीलता और जोश पर बल दिया है। इसमें अश्लीलियत सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद देख लेते हैं, ये कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बताया गया है। बढ़ते हैं आगे, अगला तथ्य हम देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने एक जगह श्लेष शैली में द्विवेदी जी की प्रशंसा निम्न शब्दों में की, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। अर्थात जैसे तुलसीदास जी ने महावीर हनुमान जी की कृपा से रामचरितमानस की रचना की, वैसे ही गुप्त जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृपा से जो है, गुप्त जी यानी कि मैथिली शरण गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृपा से साकेत की रचना की है। इस प्रकार से ये तथ्य, ये जो पंक्ति है मैं आपको बीच बीच में कई बार बता चुकी हूँ कि मैथिली शरण गुप्त ने जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो है कहने पर ही जो है साकेत की रचना भी की थी। और ये कहा भी था कि करते तुलसीदास भी कैसे न मानसनाथ महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। बढ़ते हैं आगे, अगला तथ्य देख लेते हैं। हिंदी समालोचना को स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है हिंदी समालोचना को स्थापित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है, अर्थात किस कवि को जाता है या साहित्यकार को जाता है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही जाता है हिंदी समालोचना को स्थापित करने का। तो देख लेते हैं आगे, ये 1903 से लेकर के 1920
ईस्वी तक जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक भी रहे, यानी कि 17 वर्षों तक इन्होंने लगभग 17 वर्षों तक सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया है। कई बार पूछ लिया जाता है कितने वर्षों तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है सरस्वती पत्रिका में संपादन का कार्य किया, तो लगभग 17 वर्षों तक, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उससे पहले जो 1900 ईस्वी में जो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, सबसे पहले चिंतामणि घोष ने किया था भाई। उसके बाद जो है 1901 में जो है श्याम सुंदर दास जी ने कार्यभार संभाला, श्याम सुंदर दास जी बने। फिर 1903 में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया गया, 1900 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। वे कवि, आलोचक, निबंधकार व अनुवादक व संपादक आचार्य रही हैं। इन्हें पर उन्होंने जो है अपना योगदान दिया है, आलोचक के रूप में भी, निबंधकार के रूप में भी, अनुवादक के रूप में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो अपना इन्होंने एक अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसमें हिंदी भाषा को भी आगे बढ़ाने पर अपना जो है विशेष योगदान दिया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रमुख शैलियाँ। प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी रही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी की गद्य रचनाओं की निम्नलिखित में से 3 शैलियाँ हमें देखने को मिलती है। एक व्यंग्यात्मक शैली पर रचनाएं लिखी उन्होंने, आलोचनात्मक शैली को भी अपनाया, साथ ही उन्होंने गणवेशात्मक शैली को भी अपनाते हुए अपनी रचना की है। व्यंग्यात्मक शैली, इस शैली में लिखे गए निबंधों की भाषा व्यावहारिक है, इसमें हास्य का पुट भी है। इन निबंधों को वाक्य रचना सरल है और इसके व्यंग्य उभरे हुए हैं। उसके बाद आलोचनात्मक शैली की बात करें तो आलोचना के लिए सरल, संयत और गंभीर भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। गणवेशनात्मक शैली की बात करें तो इस शैली में शुद्ध, संयत और संस्कृत शब्दों से अलंकृत भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अपनी आजीविका चलाने के लिए इन्होंने रेलवे की नौकरी, किंतु उच्च अधिकारियों से कुछ विवाद के कारण इन्होंने नौकरी को त्याग देकर शेष जीवन हिंदी भाषा और साहित्य को समर्पित कर दिया था। इन्होंने हिंदी भाषा को व्याकरण समस्त प्रदान किया है। इस प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संबंध में जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तथ्य, उनको हमने देख लिया है। साथ साथ जो है हम संपूर्ण हिंदी साहित्य को हम धीरे धीरे कंटेंट को लेकर भी आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। किसी भी बच्चे ने अभी तक पीछे की क्लास नहीं देखी है, पीछे की वीडियो में जाकर देख सकते हो, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर के भी आप जो है क्लासेस को देख सकते हो। धीरे धीरे हम जो है टीजीटी पीजीटी के आधार पर तो पाठ्यक्रम को हमने लगभग कंप्लीट कर ही लिया है। अब एनटीए नेट के पाठ्यक्रम को जो है धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। नेट पर फोकस करते हुए हम जो है तथ्यों को लेकर के चलेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जो परीक्षा होने वाली है एनटीए नेट में, जो एनटीए नेट के PYQ हम की शुरुआत हमने कर दी है, ताकि जो आपको ये पता चल जाए नए पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और बेसिक रूप से जो है हम धीरे धीरे अपनी टीजीटी पीजीटी के आधार पर तो तैयारी को आगे बढ़ाते ही रहेंगे। साथ ही एनटीए नेट की थोड़ा सा और डेप्थ तथ्यों को ले जा करके एनटीए नेट पर भी फोकस करते हुए धीरे धीरे संपूर्ण हिंदी की तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।